नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए जनरल साइंस का एक डिस्कशन यहां पर प्रेजेंट करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हमने जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ करना स्टार्ट किए हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पता चलेंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो हमारा ये सेशन होगा ये पार्ट नंबर 2 होगा, ठीक है, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है मेलिएबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। दूसरा दिया हुआ है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। फिर दिया हुआ है थर्ड स्टेटमेंट सोनोरस, मतलब कि यहां पर दिया हुआ है कि मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। तो विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबो इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी है और उनकी डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि आपको करेक्टली मैच्ड यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहली बात करेंगे तो मेलिएबिलिटी बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जिसमें आप मेटल जो होता है ना उसको शीट्स वगैरह में यहां पर क्या कर सकते हो कि उसको जैसे जैसे कोई भी मेटल है, जैसे मान लीजिए कि एक कॉपर है। ठीक है, तो छोटा सा कॉपर था, उसने आपने उसको पीट पीट कर कैसे कर दिया, उसको इस तरीके से बना दिया, मतलब वो शीट में यहां पर कन्वर्ट हो गया। तो मेलिएबिलिटी जो है वो यही प्रॉपर्टी आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल अगर यहाँ पर डक्टाइल है तो इसका मतलब है कि आप उसको खींच कर जो है वो पतले पतले वायर्स में जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डक्टिलिटी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी मेटल को जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस पर तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है उसको हम सोनोरस कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है कि किसमें क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये चीज पता होनी चाहिए। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा जो मेलिएबल यहाँ पर आपको मेटल्स देखने को मिलेगी तो वो कौन सी होती है, तो इसमें याद रखना कि गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद सिल्वर वगैरह। तो ये सब जो होते हैं ये आपके सबसे ज्यादा मेलिएबल जो मटेरियल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे तो गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल यहाँ पर होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही क्या होता है कि हम जो अलग अलग तरीके के शेप्स वगैरह होते हैं मेटल्स के वो यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जैसे ये सोनोरस में अगर हम देखेंगे तो जैसे स्कूल बेल वगैरह होती है ना, उसको हम पीटते हैं तो वो यहाँ पर आवाज करती है, तो ये प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जाए गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमारे बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, कौन सी नॉन मेटल है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेटल कौन सी है जो कि यहां पर आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगी, तो वो आपका है यहां पर मरकरी। ठीक है, मरकरी को हम Hg से जो है वो यहां पर डिनोट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल कौन सी है जो कि लिक्विड स्टेट पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वो आप यहां पर ये देख सकते हैं, वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर आप नॉन मेटल्स के एग्जांपल यहां पर देखना चाहें तो जैसे कार्बन हो गया आपका, है ना, सल्फर हो गया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद आयोडीन जो होता है, ठीक है, वो भी एक आपको नॉन मेटल देखने को मिलेगा। फिर ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है, ये भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन हो गया, ये भी एक नॉन मेटल है। तो ये सब नॉन मेटल्स के जो हैं ये एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। ये सब जो है ये आपको अलग अलग स्टेट में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो आपको यहाँ पर लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। बाकी नॉन मेटल जो है वो आपको सॉलिड में भी देखने को मिलेंगे और वो आपको लिक्विड में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और गैस में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो ओनली लिक्विड स्टेट में है वो कौन सा है, ये आपको यहाँ पर ब्रोमीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विड तो मैंने बता ही दिया है, तो लिक्विड हटा दो आप यहाँ से। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में केवल ब्रोमीन है। और मेटल के बारे में अगर बात होगी तो कौन सा होता है, मेटल जो है ये आपको
मरकरी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है कि रिगार्डिंग द मेटल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, मेटल एग्जिट्स एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल जो होता है वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जब भी हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। एल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ वगैरह से जो है वो यहाँ पर कट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर रूम टेम्परेचर के बारे में बात करें, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे, तो लिक्विड में अगर हम यहाँ पर देखें तो केवल एक ही मेटल है जो आपको देखने को मिलेगी, और वो कौन सी होती है, ये आपको मरकरी देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ज्यादातर जो दूसरी मेटल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा वो यहाँ पर क्या होता है कि वो सॉलिड स्टेट में ही आपको देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है इस बेसिस पे हम यहाँ पर बिल्कुल सही मानेंगे। अच्छा, मेटल्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल्स जो होता है ना, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो हाई टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसी सीरीज में अगर हम गैलियम को देखेंगे, ठीक है, गैलियम हो गया आपका, और उसके बाद जो सीजियम होता है, ठीक है, CaESium, ये क्या है, ये मेटल्स हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जहां पर भी एक्सेप्शन वगैरह आते हैं तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि ये दोनों मेटल ऐसी हैं, गैलियम और सीजियम, इनको अगर आप अपने पाम में भी रख लोगे ना, अपनी हथेली पर भी रख लोगे, तो ये आपको मेल्ट होती हुई दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर मेटल्स होती हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अच्छा, एल्कली मेटल्स में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। जैसे एल्कली मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो आपका लिथियम हो गया, ठीक है, जिसकी बैटरी वगैरह, फोन की जो बैटरी वगैरह होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो सोडियम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको हम पोटेशियम जो है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको एल्कली मेटल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसको यहाँ पर ना चाकू वगैरह से भी जो है वो यहाँ पर काटा जा सकता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है। और एल्कली मेटल्स के बारे में एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इनकी जो डेंसिटी होती है ये लो डेंसिटी होती है ना, मतलब इनकी डेंसिटी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको ना साथ ही साथ में जो है ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में जो है वो यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कि भाई इसमें आप बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो चीज होता है इसको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एल्कली मेटल के एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, तो ये सब आपको जो है इसी में देखने को मिलेगा। तो ये एल्कली मेटल कहलाते हैं। तो एल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि रिगार्डिंग द नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के बारे में बात हो रही है, तो नॉन मेटल्स से रिलेटेड यहां पर जो है वो कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ग्रेफाइट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज यहां पर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एलोट्रोप, है ना। आपको एक टर्म यहां पर याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है डेफिनेशन वगैरह के ऊपर। तो एलोट्रोप जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये चीज यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एलोट्रोप बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप यहाँ पर ये समझे तो केमिस्ट्री में जो है वो एलोट्रोप जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि एलोट्रोप मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, जैसे इसकी स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं हम एलोट्रोप। एलोट्रोप का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई एक एलिमेंट है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, और वो जो एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या है कि टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ पर है, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स में आपको ये यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जब वो किसी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एलोट्रोप जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है,
जैसे कार्बन के एलोट्रोप देखेंगे तो वो डायमंड भी होता है ना, और जैसे ग्रेफाइट भी एलोट्रोप होता है, तो वो सब चीजें कार्बन ही होती हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि आपको अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है ना, जैसे पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो ग्रेफाइट जो होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये मैंने आपको बताया है, तो डायमंड जो है वो एक एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये आपको एलोट्रॉप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका होता है ये कार्बन का होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि डायमंड एक तरीके का कार्बन ही होता है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये सबसे हार्डेस्ट यहाँ पर नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा इसका जो डायमंड है ना, ठीक है, डायमंड का यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं। ठीक है, पहली बात हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरी बात हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एम मतलब यहाँ पर हो गया आपका मेल्टिंग, ठीक है, और बी मतलब हो गया आपका बॉइलिंग। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ऑल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और उससे एल्कलीज या बेस वगैरह जो होते हैं वो आपको बनता हुआ दिखाई देता है। सिल्वर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू एट हाई टेम्परेचर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एनी कंडीशन, कोल्ड और हॉट वेटर स्टीम ऑफ द वाटर एट ऑल। मतलब कि गोल्ड जो है गर्म पानी से, ठंडे पानी से, किसी में भी चीजों में जो है वो यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर अगर हम यहाँ पर अपने मेटल ऑक्साइड्स के बारे में यहाँ पर चीजें देखेंगे तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मतलब ये आपको वाटर में सॉल्युबल जो है ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल जो होते हैं ये आपको वाटर में दिखने होते हैं। मतलब कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द मेटल ऑक्साइड गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लेकिन कुछ जो होते हैं वो आपको डिसॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि Na2O है ना, हम सोडियम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम वाटर में यहाँ पर मिलाएंगे तो ये क्या होगा कि ये आपको 2NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर H2O में K2O मिलाया तो ये आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके यहाँ पर मेटल हैं वो यहाँ पर आपको डिसॉल्व होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसके एक्सेप्शंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ये आपको इनसॉल्युबल यहाँ पर वाटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि सिल्वर जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर जो है वो यहाँ पर रिएक्ट कर देता है। तो ना तो सिल्वर करता है ना तो गोल्ड करता है, दोनों यहाँ पर क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जो है ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत बन गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम मेटल को देखें, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई एक मेटल यहाँ पर दी गई है, तो मेटल को अगर हम मान लीजिए कि किससे रिएक्ट करवाएंगे, अगर वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये क्या बनाएगा, ये आपका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। एक तो ये बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्साइड। ठीक है, जैसे वाटर के साथ यहाँ पर ये जब यहाँ पर मेटल रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पर ये ऑक्साइड बनाता हुआ दिखाई देगा और प्लस जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको यहाँ पर रिलीज होती हुई दिखाई देगी। मतलब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर बनाता है। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जब आप यहाँ पर देखोगे मेटल्स जैसे पोटेशियम हो गया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये देखेंगे कि पोटेशियम है आपका, सोडियम है, तो ये सारे के सारे मेटल्स वो हैं जो कोल्ड वाटर में बहुत जल्दी यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, है ना। मतलब कोल्ड वाटर में रिएक्शन जो होती है इनकी ये बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत वायलेंटली जो है वो यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
जैसे मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीशियम जो होता है वो यहाँ पर कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि सोडियम और पोटेशियम वगैरह जो है जैसे हम पानी वगैरह में डालते हैं तो विस्फोट जैसा यहाँ पर होता है ना, क्योंकि ये कोल्ड वाटर में इनकी रिएक्शन जो है वो बहुत तेज होती है, लेकिन मैग्नीशियम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में नहीं करता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर में यहाँ पर रिएक्ट करता है ना। ये स्टेटमेंट सब लिखे जा सकते हैं पेपर में, है ना, कि भाई ये स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर में यहाँ पर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MgOH होल ट्वाइस, और जो हाइड्रोजन गैस वगैरह है वो आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम हो गया आपका, ठीक है, आयरन हो गया, यहाँ पर ये जिंक वगैरह हो गया, तो इनके ऊपर ना तो हॉट वाटर का कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, इनके में कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। जैसे लोहा रखा हुआ है उसमें गर्म पानी डालो कोल्ड पानी डालो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक वगैरह जो होता है ये किसमें रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे, ये स्टीम जो यहाँ पर भाप होती है उसमें यहाँ पर ये रिएक्ट करते हैं। तो स्टीम की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे और जो भी ऑक्साइड वगैरह है और हाइड्रोजन वगैरह है वो यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन ये हॉट और कोल्ड वाटर में नहीं करते हैं। तो मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई, जैसे अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता लेकिन हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो हॉट वाटर में रिएक्ट करेंगे ना तो कोल्ड वाटर में करेंगे, लेकिन स्टीम में ये आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई देती है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं, जैसे गोल्ड यहाँ पर हो गया, ठीक है, गोल्ड को हम डिनोट करते हैं AU से, है ना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सिल्वर देखने को मिलेगा जिसको हम लिखते हैं AG, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेड, ठीक है, जिसको PB से यहाँ पर लिखा जाता है, तो लेड ये हो गया। ये यहाँ पर क्या है कि किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही आंसर है, सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर D। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर आपकी कवर करा दी है, तो इनको आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर इफ दे आर केप्ट इन ओपन, ठीक है, अगर उसको ओपन यहां पर रखेंगे तो उसमें आग लग जाएगी। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या फिर लिथियम हो गया। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर यहां पर क्या है कि इसमें सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है वाटर में भी और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ भी, और इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं कि इसको जो कैरोसिन ऑयल होता है वहां पर इसको रखा जाता है, ठीक है। लेकिन लिथियम के केस में ऐसा नहीं है ना। लिथियम जो है वो यहाँ पर अगर हम उसको ओपन रखेंगे तो उसमें आग नहीं लगेगी, लेकिन इन दोनों में जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएक्ट करता है, तो 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रिगार्डिंग द एनोडाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एनोडाइजिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। It is a process of forming a oxide layer on the non-metals. It is a process of removing the rust layer of metals. It is process of removing the oxide layer from aluminium. It is process of forming a thick oxide layer of aluminium. तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, तो देखिए एनोडाइजिंग जो है ना एक टर्म है, इसकी डेफिनेशन आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन पता होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो एनोडाइजिंग मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ ठीक है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि एनोडाइजिंग जो है वो यहां पर क्या होता है कि एक फॉर्मिंग होती है जिसमें थिक ऑक्साइड लेयर जो है एल्यूमिनियम की यहां पर फॉर्म हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर D हो गया, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम एल्यूमिनियम को यहां पर क्या करते हैं कि ओपन एयर में रखते हैं, ठीक है, ओपन एयर में रखेंगे तो ये क्या करेगा, एक जो है वो थिन लेयर यहां पर बना लेगा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि थिन ऑक्साइड लेयर जो है वो यहां पर बना लेगा, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी जो है
वो आपको पहले से ही देखने को मिलती है। तो एल्यूमिनियम को अगर आप रखोगे ना तो उसमें एक थिन ऑक्साइड लेयर जो है वो यहाँ पर रिएक्ट करके आपको बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, तो इससे क्या होगा कि इससे आप ये कह सकते हैं कि जो भी एल्यूमिनियम है यहाँ पर, तो उसका कोरोजन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा कोरोड यहाँ पर ना हो, तो ये जो थिन ऑक्साइड लेयर देखने को मिल रही है इसको और जितना भी आप यहाँ पर थिक कर दोगे तो उसका उतना ज्यादा कम यहाँ पर कोरोजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वो जो आपका यहाँ पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइज वगैरह करके जो एनोडाइजिंग होता है, जिसमें आप यहाँ पर क्या करते हो कि जो एल्यूमिनियम की लेयर वगैरह होती है वो यहाँ पर आप चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि और इसी की वजह से जो ये ऑक्साइड लेयर होती है इसमें अट्रैक्टिव फिनिश वगैरह जो है ये भी आपको देखने को मिलता है। ये भी ध्यान रखना कि इसकी वजह से जो यहाँ पर एल्यूमिनियम के एलिमेंट वगैरह होते हैं, सामान वगैरह होते हैं, उसमें अट्रैक्टिव जो फिनिश होती है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो एनोडाइजिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू एक्वा रीजिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक्वा रीजिया के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं। इट इज freshly prepared mixture of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in the ratio of 3:1. It is able to dissolve gold and platinum. तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ पर एक्वा रीजिया में याद रखिएगा, एक तो यहाँ पर आपको नाइट्रिक एसिड देखने को मिल रहा है ना, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है इसको यहाँ पर 3:1 में हम मिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा HNO3 यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 है ना, HNO3 3, इस तरीके से याद रख लेना। HCl में 1, तो HNO3 और HCl को क्या करते हैं कि 3:1 में मिलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि इसमें गोल्ड प्लेटिनम वगैरह जो होता है, आप ये कह सकते हैं कि ये इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। गोल्ड वगैरह को डिजोल्व करने के लिए जो यहाँ पर आपके गोल्ड स्मिथ वगैरह होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसमें से जो मतलब नहीं, क्या पूछा गया इसमें, मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है, अच्छा इसमें यहाँ पर क्या है कि इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने उल्टा बोल दिया है ना। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, और यहाँ पर क्या है अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें ये HNO3 हो गया और ये आपका HCl हो गया। तो इसमें क्या है कि क्रॉस में आप जो इसका रेशियो है वो लिख दो, है ना। तो ये रेशियो जो होगा ये 1:3 इस तरीके से होगा। मैंने उल्टा बोल दिया, इसको इस तरीके से यहां पर एक्सप्लेन करना था। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको इनकरेक्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखो इसमें एक मिनट रुकिएगा, इसमें जैसे एक्वा रीजिया, इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो एक बार देखना पड़ेगा कि इनकरेक्ट यहां पर आएगा कि यहां पर जो है, ठीक है, वो यहां पर दूसरा आएगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि देखिए इसमें जो आपका पहला चीज है, ठीक है, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो यहां पर कितना, ये मैंने उल्टा लिख दिया फिर से। देखिए सिंपल सी बात यहां पर ये ध्यान रखिए कि ये हो गया आपका HCl और ये हो गया आपका HNO3, और इनका जो रेशियो यहां पर होता है HCl जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि 3 रेशियो जो है वो HCl का होता है और HNO3 का 1 होता है, मतलब क्रॉस में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये 3:1 में यहां पर है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 3:1। तो यहां पर क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक बात ये हो गई है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये है कि इट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ठीक है, तो इसको ये जो है ये डिसॉल्व यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, तो केवल पहला वाला है ना, क्योंकि रेशियो यहां पर उल्टा लिख दिया गया है। HCl जो है वो 3 होता है और HNO3 जो है वो यहां पर 1 होता है ना।
तो यहाँ पर क्या है कि याद रखिएगा HCl जो है वो 3 होगा और यहाँ पर जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो 1 में होता है। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द हाईएस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो हाईएस्ट और लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल यहाँ पर होती हैं तो आपको बताना है कि वो यहाँ पर कौन सा पेयर है। ठीक है, गोल्ड मरकरी, सोडियम एंड आयरन, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड गोल्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे रिएक्टिव मेटल जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जो टॉप आपकी यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना। जैसे अगर मैं आपको एक सीरीज यहाँ पर बताऊं तो अगर आप देखोगे तो जैसे पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फिर ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, फिर आपका जिंक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको आयरन देखने को मिलेगा, फिर लेड देखने को मिलेगा, फिर आपका कॉपर देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ये सिल्वर देखने को मिलेगा और फिर जो है मतलब इसी के नीचे जो है वो आपको यहाँ पर गोल्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे मतलब जैसे ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये वाले जो है यहाँ पर, ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव आपको देखने को मिलते हैं और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कभी भी ना हमको यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट में जो है ये फ्री स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, फ्री स्टेट में यहाँ पर ये नहीं होते हैं। और नीचे वाले अगर आप देखेंगे तो जैसे ये कॉपर और सिल्वर और गोल्ड वगैरह हो गया, ये यहाँ पर आपको लीस्ट रिएक्टिव देखने को मिलते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ना ये चीजें जो है ये आपसे पूछ ली जाएंगी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, और ये आपको जो है ये आपको नेटिव स्टेट में मतलब कि जो हमारे अर्थ पर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे हाईएस्ट और लीस्ट रिएक्टिव, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर जो है वो कौन सा हो गया, ये पोटेशियम हो गया, और सबसे कम कौन सा हो गया, गोल्ड हो गया। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, और जो नाइट्रिक एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रेशियो होगा वो 3 होगा और नाइट्रिक एसिड का 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, है ना, हो सकता है कि इसमें थोड़ा आपको है ना कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर 3 नहीं है तो यहाँ पर 3 कर दो, है ना, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और ये सीरीज याद रखिएगा, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। विथ रेफरेंस टू द कोरोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जंग लगने से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहली बात बोली जा रही है कि सिल्वर आर्टिकल बिकम रेड आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होने से वो यहाँ पर रेड आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कॉपर रिएक्ट विद एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सिल्वर सल्फाइड जो आपको देखने को मिलेगा इसका फॉर्मूला जो है ये आपको Ag2S ये आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप कॉपर कार्बोनेट के बारे में बात करें, ठीक है, तो कॉपर जो कार्बोनेट यहाँ पर आपको इसको देखने को मिलेगा, तो मतलब इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Cu2। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है Cu2OH होल ट्वाइस और ये हो गया आपका CO3। ठीक है, ये है कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट जो है ऐसा क्वेश्चन एक जो है ये पिछली क्लास में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी सिल्वर आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जब वो एक्सपोज हो जाते हैं एयर को, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, रेड नहीं होता, वो कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पर सल्फर एयर में आपको देखने को मिलती है उसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद कॉपर जो है वो यहाँ पर जो भी मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उससे यहाँ पर ये रिएक्ट करता है और ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर बनाता है जिसको कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर हम कहते हैं।
तो यहाँ पर ये किससे कर रहा है, एयर से रिएक्शन, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा जो प्रेजेंट होती है और कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर बनेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, Which of the following element is used to coat iron and steel to protect them from rusting? ठीक है, तो इनमें से किसका यहाँ पर जो है हम यूज करते हैं जिसमें हम आयरन या स्टील में इसकी कोटिंग कर देते हैं ताकि रस्टिंग से जो है उसको यहाँ पर बचाया जा सके। ठीक है, तो जैसे गैल्वेनाइजेशन आपने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक मेथड होती है जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है कि जिसमें स्टील और आयरन वगैरह को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें जो है प्रोटेक्ट होने से बचाते हैं, रस्टिंग से। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक थिन लेयर होती है, ठीक है, थिन लेयर किसकी, जिंक की, वो उसके ऊपर यहाँ पर उसकी कोटिंग कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर रस्टिंग वगैरह होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इसका जो राइट आंसर है ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विथ रेफरेंस ऑफ आयरन एंड स्टील consider the following statements. Pure iron is very soft, stainless steel is hard and does not rust. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अब इसमें यहां पर देखिए कि क्या होता है कि आयरन का बहुत ज्यादा यूज होता है ना, लेकिन प्योर आयरन को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही आपको ये फ्रेजाइल यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो इसका जो है हम कभी इस तरीके से जो है वो यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एडिंग की जाती है, मतलब हम किसको ऐड करते हैं, कार्बन को जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं आयरन में। और कार्बन भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 0.05% जो है वो कार्बन ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका आयरन होता है वो आपका यहाँ पर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या है कि जब हम, जैसे यहां पर स्टील दिया हुआ है ना, तो जब हम क्या करते हैं कि आयरन हो गया आपका, ठीक है, उसमें हम यहां पर क्या करते हैं कि निकिल हो गया और उसके बाद उसमें क्रोमियम वगैरह जो है वो यहां पर ऐड करते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, फिर वो जो चीज है वो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील जो है वो यहाँ पर बनती है ना। आयरन में जब हम क्रोमियम और निकिल वगैरह जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर क्या है कि ये हार्ड भी होता है और रस्ट भी नहीं होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही देखने को मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर मैच 1 दिया हुआ है और यहाँ पर एक मैच 2, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है और मैच 2 में जो है ये एलॉय दिया है। तो आपको करेक्टली जो है वो मैचिंग यहाँ पर बतानी है कि किसकी करेक्टली मैचिंग जो है वो यहाँ पर आपको दी गई, मतलब कि कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर करेक्टली मैच यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि मरकरी एंड एनी अदर मेटल, तो उसके सामने लिखा हुआ है एमेलगम। कॉपर और जिंक जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं। कॉपर और टिन मिलकर जो है ब्रॉन्ज बनाते हैं। और लेड और टिन जो है इसकी यहाँ पर जो सोल्डरिंग वगैरह में यूज करते हैं उसमें लेड और टिन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक एलॉय होता है ना, वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो मेटल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको हम मिक्स करते हैं। तो मेटल को भी यहाँ पर मिक्स किया जा सकता है, मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये जो मिक्सचर होगा वो आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर इसको रूम टेम्परेचर में जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, जिसके बाद ये नया आपको जो एलॉय होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक मेटल आपको देखने को मिल रही है मरकरी, और उसका जब अब अगर हम किसी चीज को मरकरी में अगर हम यहाँ पर मिक्स करते हैं, मतलब किसी भी मेटल में अगर हम यहाँ पर मरकरी को मिक्स करते हैं, तो वो जो यहाँ पर आपको यहाँ पर एलॉय देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो आपको एमेलगम यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब जहां पर भी मरकरी मिक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एमेलगम जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर आपने एलॉय बनाया है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी यहाँ पर होगी वो यहाँ पर क्या होगी, जो एलॉय की होगी वो यहाँ पर कम होगी। ठीक है, एलॉय की कम होगी और जो प्योर मेटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उसकी ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम मेटल से यहाँ पर एलॉय बना रहे हैं तो एलॉय की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है
ये जो ओरिजिनल मेटल होती है उससे यहाँ पर आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, कॉपर और जिंक को जब हम यहाँ पर मिक्स करते हैं, ठीक है, कॉपर और जिंक को जब हम मिक्स करते हैं तो वो ब्रास बनता है। कॉपर और टिन को जब हम मिक्स करते हैं तो वो ब्रॉन्ज बनता है ना। ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि जैसे कॉपर और जिंक को हमने जोड़ा, ठीक है, और ब्रॉन्ज बन गया एलॉय, और कॉपर और टिन को जोड़ा तो ये यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका ब्रॉन्ज बन गया। ठीक है, और कॉपर और जिंक से ब्रास बन गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ब्रास होते हैं या ब्रॉन्ज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल के बहुत अच्छे कंडक्टर यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि कॉपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला जो पॉइंट है वो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो और जो शोल्डर होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी वेल्डिंग वगैरह वाली चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जो जोड़ने वाली चीजें होती है ना, जिसको सोल्डरिंग यहाँ पर कहते हैं, तो ये जो सोल्डर यहाँ पर होता है जिससे जोड़ा जाता है वो लेड और टिन से यहाँ पर बना होता है। तो आपस में ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही मैच हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस टू गोल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्योर गोल्ड इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको हम ज्वेलरी बनाने में यूज नहीं करते हैं। इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। तो जब भी यहाँ पर प्योर गोल्ड के बारे में बात होगी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 24 कैरेट वाला जो गोल्ड होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यहाँ पर होता है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि गोल्ड में, ठीक है, जैसे ये गोल्ड हो गया, अब गोल्ड में हमने यहाँ पर सिल्वर ऐड कर दिया, थोड़ा सा कॉपर यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको जो है वो यहाँ पर हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि भारत में जो है वो 22 कैरेट गोल्ड है जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि 22 कैरेट गोल्ड का मीनिंग क्या होता है। 22 कैरेट गोल्ड का मीनिंग ये होता है कि 22 कैरेट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, इसको हम ऑर्नामेंट बनाने में यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 22 पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर गोल्ड के हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स जो हैं, जैसे 24 कैरेट जो है वो क्या है, वो प्योर है, तो उसमें से 22 पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर गोल्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो 2 पार्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, या तो फिर वो सिल्वर हो सकता है, वो या तो कॉपर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है 24 मतलब पूरा का पूरा गोल्ड, 23 मतलब 23 पार्ट गोल्ड है, और एक पार्ट जो है उसमें यहाँ पर कुछ दूसरी चीजें हैं जो यहाँ पर मिक्स करी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू नॉन मेटल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनलाइक मेटल्स दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, जैसे मेटल्स क्या होते हैं कि वो मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो ना तो मेलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ऑफ डाइल्यूज एसिड टू फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो यहाँ पर हाइड्राइड्स जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो जो चीजें आपको पता है ना तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहली बात, मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है ना तो वो मेलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि सही स्टेटमेंट कौन से होंगे। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो गया। दे आर बैड कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है ना, ये बैड कंडक्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि वो कार्बन है, तो कार्बन तो नॉन मेटल है लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर कंडक्ट करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि नॉन मेटल्स जो है ना ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर आयन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या होता है कि याद रखिएगा, नॉन मेटल जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, नेगेटिवली यहाँ पर चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे अगर आप NaCl को देखोगे, है ना, तो Na के ऊपर प्लस आता है, Cl के ऊपर माइनस आता है। क्यों? क्योंकि Na ने जो है Cl को एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दान किया है। तो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर
जो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल जो भी यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी इनके ऑक्साइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि या तो ये एसिडिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, या तो आपको ये न्यूट्रल देखने को मिलेंगे। मतलब नॉन मेटल के जो यहाँ पर ऑक्साइड्स होते हैं वो यहाँ पर आपको बेसिक देखने को नहीं मिलेंगे, या तो वो एसिडिक होंगे या तो वो न्यूट्रल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नॉन मेटल जो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो यहाँ पर हाइड्राइड्स बनाते हैं, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एसिड वगैरह होते हैं उसमें हाइड्रोजन को यहाँ पर ये डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दी हैं, तो इनको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना स्टेटमेंट वाइज आपके पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में जानकारी होगी तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर दिया गया है कि रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि पेपर में इनकरेक्ट बोला जा रहा है या करेक्ट बोला जा रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन है। तो बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लार्ज। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है ना, तो कोवेलेंट जो भी कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर गलत देखने को मिलेगा। देखिए आप यहां पर ये समझ लीजिएगा कि जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहां पर सही स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं दो एटम्स के बीच में, तो यहां पर क्या होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां पर आपको फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे सोडियम ने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन तो Na+ हो गया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया तो Cl- हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग की वजह से क्या है कि तुम भी यूज करो हम भी यूज करें तो किसी के ऊपर कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेंगे। है ना, मतलब ये जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर अब्सेंट होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट नहीं होते, और इसी वजह से यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो यहां पर कंडक्ट नहीं होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो आपका सही, मतलब कि पहला और तीसरा तो सही स्टेटमेंट हो गया। अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन बचा और वो बचा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लार्ज। तो अगर आप यहां पर ये देखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो यहां पर क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वीक बॉन्ड नहीं, यहां पर क्या आएगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि शेयरिंग से यहां पर बना हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो यहां पर क्या होता है कि वो लार्ज नहीं होता है, वो आपको स्मॉल यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो आपको यहां पर स्मॉल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे उनका यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पर कम होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विथ रेफरेंस टू कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कार्बन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ऑल कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स आर लिविंग, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो आपको पुअर कंडक्टर मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए।
देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनिशियली यहाँ पर कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और उसी में से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यही कार्बन कंपाउंड्स हैं जो आपको देखने को मिले, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी ये कार्बन कंपाउंड है या फिर जो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये केवल लिविंग सिस्टम में जो है ये आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो निकलकर सामने आई थी। और उन्होंने यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ये चीज यहाँ पर बता दिया था कि जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले लोगों को ये लगता था कि जितने भी कार्बन यहाँ पर चीजें होती हैं, है ना, वो सब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो वो सब क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर बने हैं। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 1828 में जो है एक नई चीज यहाँ पर होती है। 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था फ्रेडरिक, ठीक है, वोलर। तो यहाँ पर क्या है कि ये फ्रेडरिक साहब हैं, देखिएगा इनका, तो ये हो गए आपके फ्रेडरिक साहब। और फ्रेडरिक साहब का जो पूरा नाम था ये था फ्रेडरिक वोलर। इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डिसअप्रूव कर दिया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि इन्होंने जो है ना अमोनियम साइनेट से, ठीक है, अमोनियम जो यहाँ पर साइनेट है उससे इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, उन्होंने जो है वो यूरिया बना दिया, ठीक है, उन्होंने यूरिया यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये बात जो है ये बिल्कुल गलत हो गई कि भाई जो भी कार्बन वगैरह के कंपाउंड यहाँ पर होते हैं वो केवल लिविंग से जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर चीज जो है वो यहाँ पर आपको गलत देखने को मिल गई, है ना। तो अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किया था। कार्बन का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसमें कार्बन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर आप यूरिया का फॉर्मूला देखेंगे तो इसको बोलते हैं CH4N2, तो इसमें कार्बन आ गया। तो कार्बन जो है वो स्ट्रक्चर्स लिविंग नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया कि ये चीज जो है वो यहाँ पर गलत हो गई। 1828 में जो है ये काम हुआ था, याद रखिएगा, अमोनियम साइनेट से, ठीक है, अमोनियम साइनेट से जो है वो यूरिया यहाँ पर 1828 में बनाया गया था। अच्छा, कभी एक बार क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर चीज बनाई गई थी, है ना, कौन सा यहाँ पर जो था, ठीक है, कंपाउंड जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका यूरिया। और अमोनियम साइनेट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसको बोलते हैं CH4, ठीक है, N2O। मतलब इसी तरीके से चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर बॉन्ड वगैरह होते हैं उनकी लोकेशन चेंज होने से नए कंपाउंड यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है लगभग एक दूसरे का सेम ही है, लेकिन बस बॉन्ड की पोजीशन जो होती है वो यहाँ पर अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप ये कह सकते हैं कि मतलब आपको ना कोई आयंस वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, क्योंकि इन पॉइंट मतलब ये कंपाउंड वगैरह होते हैं, इसमें आपको आयंस वगैरह जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, चार्ज वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेफाइट वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रोप जो है इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एलोट्रोप का डेफिनेशन वगैरह मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पूछेंगे तो यहाँ पर क्या है कि मतलब इसमें देखो डायमंड भी एक एलोट्रोप होता है ना, ग्रेफाइट भी जो है वो एक एलोट्रोप होता है। तो 1 और 2 तो है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो फुलरीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये इसका जैसे शेप अगर आप देखोगे ना तो ये आपको फुटबॉल का शेप का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, ये फुटबॉल शेप का जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों जो है वो क्या है, ये कार्बन के एलोट्रोप है। डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, ठीक है, और आप यहां पर ये कह सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहां पर आपको फुलरीन भी है। अच्छा, डायमंड का जो शेप यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये आपको 3 डायमेंशनल देखने को मिलता है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल इसका फिगर यहां पर बनेगा। ग्रेफाइट का आपको याद रखना है हेक्सागोनल यहां पर ये शेप बनेगा इसका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इनके शेप वगैरह भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और फुलरीन का जो है ये फुटबॉल शेप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद रेफरेंस टू द कार्बन कंपाउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। फिर उसके बाद दिया हुआ है कैटेनेशन इज शोन बाय
ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा जो है ये कैटेनेशन जो है वो यहाँ पर शो किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो ये आपको ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि कोई कार्बन है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड में अगर हम बात करेंगे तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अगर बिटवीन कार्बन, तो कार्बन के बीच में अगर आपको कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है, कोई ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम से जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये अगर आप देखेंगे तो सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें आपको सिंगल बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर लिखा गया है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। तो यहां पर आपसे ये अगर आप देखोगे तो आप यहां पर ये लिखा जा रहा है कि एंड दे आर मोर रिएक्टिव इन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यहां पर आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो एक मिनट, इसमें ये बोला गया है कि सैचुरेटेड मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहा जाता है। और अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसमें थोड़ा एक चीज में यहां पर सैचुरेटेड, ठीक है, मतलब अगर हम इसको यहां पर देखेंगे, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें यहां पर क्या है कि इसमें आपको ये चीज यहां पर गिवन है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो इसमें बोला, देखिए सबसे पहले तो देखो सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि सैचुरेटेड कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपको डबल या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं ना ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये जो चीज होती है ये आपकी लेस रिएक्टिव होती है, जबकि अनसैचुरेटेड जो है ये आपको हाईली रिएक्टिव यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका हाईली रिएक्टिव। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये आपका यहां पर गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये आपका यहां पर गलत देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद कैटेनेशन मतलब यहां पर देखेंगे, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैटेनेशन जो होता है इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एबिलिटी होती है एटॉम की, किसी भी एटॉम की एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट का जो कोई दूसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर एटम दिया हुआ है उसके साथ बॉन्ड बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि, है ना, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो ऑक्सीजन वगैरह होता है वो यहाँ पर क्या करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि ये शो करता है क्या, तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी यहाँ पर शो नहीं करता है, ठीक है। और ये जो चीजें शो करती जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, ये कार्बन के द्वारा या फिर जो सिलिकॉन वगैरह होता है उसके द्वारा यहाँ पर आपको ज्यादा शो की जाती है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे कि जो कैटेनेशन यहाँ पर है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन में अगर हम सिंपल सी चीजें देखेंगे तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि बॉन्डिंग ऑफ एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू अ सीरीज, है ना, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर सेम एलिमेंट वाले वो होते हैं तो उनके बीच में जो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर ये चीज जो है ये आपको देखने को मिल रही है। मतलब कि जो भी एटम्स यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं विद इटसेल्फ एंड गिव राइज टू अ सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ चेन, है ना। तो कार्बन और सिलिकॉन वगैरह में होता है, ऑक्सीजन में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इसलिए कार्बन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्बन की सीरीज वगैरह होती है जो आपको देखने को मिलती है। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो नाइदर वन नॉट टू जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन विद गिवन रीजन। ठीक है, तो असर्शन रीजन टाइप का ये क्वेश्चन है। असर्शन यहां पर दिया गया है कि द बर्निंग कोल, ठीक है, इन एन एनगिथी ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट आउट विदाउट अ फ्लेम। रीजन यहां पर दिया है कि अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। तो यूज द कोड्स गिवन बिलो द select the correct answer. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Both assertion and reason are correct, लेकिन correct explanation नहीं है। assertion correct है, reason गलत है, और assertion incorrect है, reason correct है। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो कभी भी अगर आप किसी कैंडल को जलाओगे, ठीक है, और अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको आप यहां पर जलाते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि वो फ्लेम के साथ यहां पर जलता है। ठीक है, हाउएवर अगर हम कोल या चारकोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि जैसे कैंडल वगैरह में क्या है कि इन दोनों चीज में ना आपको फ्लेम देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोल वगैरह को जलाओगे अगर आप यहां पर, तो या जिसको हम अंगीठी बोलते हैं, ठीक है, जैसे अंगीठी बोलते हैं ना, अंगीठी जिसमें कोल वगैरह को डालकर जलाया जाता है, तो उसको अंगीठी या अंगीठी जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो वो यहाँ पर क्या करता है कि उसमें यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। तो उसमें फ्लेम वगैरह जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है, वो लाल होकर जो है वो जलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उसमें फ्लेम वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये असर्शन तो जो है ये बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि फ्लेम जो होता है ना वो केवल तभी प्रोड्यूस होता है जब गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं वो यहाँ पर बर्न होते हो दिखाई देंगे। लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है कि वुड या चारकोल को इग्नाइट हम करते हैं, तो जो भी यहाँ पर उसमें सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है वो चीजें जो भी गैसियस वाली चीजें होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही उसमें गैसियस सब्सटेंस खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो जलना यहाँ पर बंद कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका दोनों यहाँ पर सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और फ्लेम तभी प्रोड्यूस यहाँ पर होगी जब उसमें गैसियस सब्सटेंसेस जो हैं वो आपको बर्न होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग सैचुरेटेड कार्बन चेन्स while एनिमल फैट्स हैव अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। एनिमल फैट्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो आपको बताना है कि इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड जो कार्बन चेन्स होती हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जबकि एनिमल फैट्स में आपको सैचुरेटेड जो कार्बन होती हैं, ठीक है, चेन, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इसमें उल्टा दे दिया गया है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत हो गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो एनिमल फैट्स होते हैं उसमें आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर क्या होता है कि अच्छा, सैचुरेटेड जो यहां पर फैटी एसिड्स होते हैं ना वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर हो जाता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये आपके हेल्थ के लिए जो है ये आपके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, एक ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। और ऑयल्स यहां पर आप कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो भी यहां पर जो है वो कुकिंग वगैरह के लिए यहां पर यूज करना चाहिए। सो एनिमल फैट्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। रिगार्डिंग इथेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इथेनॉल से रिलेटेड जो है वो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी यहां पर कहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका इनकरेक्ट है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टिंक्चर आयोडीन एंड कफ सिरप। इट टेंड्स टू पॉजिटिवली अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर। कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर हमारा सही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि इथेनॉल जो होता है एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है ना, एक बात ये ध्यान रखिएगा, गुड सॉल्वेंट। और इसके लिए यहां पर क्या होता है कि जो भी मेडिसिन वगैरह के लिए है इसका बहुत अच्छी तरीके से यहां पर यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप वगैरह है ना, टॉनिक्स वगैरह जो है वो यहां पर बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर हम ज्यादा मात्रा में इथेनॉल को कंज्यूम यहां पर कर लेते हैं तो इससे यहां पर क्या होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डिप्रेस
हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको यहाँ पर क्या करता है कि डिप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि इथेनॉल मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिंपली जो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, उसको ज्यादा अगर हम यहाँ पर कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह को जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, है ना, ये सब चीजें जो है ये आपको देखने को मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिवली अफेक्ट यहाँ पर कर रहा है, ये ऐसी बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन अगर हम करेंगे इथेनॉल का, तो वो यहाँ पर क्या है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी हमारी स्लो हो जाएंगी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, और यहाँ पर मतलब अल्कोहल में कोई यहाँ पर जो है कैलोरीज वगैरह नहीं होती है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत होती हुई दिखाई देगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद इथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पर आपको जो है वो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसको अल्कोहल वगैरह यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक वगैरह। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अभी आपसे ये पूछा गया है कि इसमें जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विथ रेफरेंस टू अल्कोहल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासेस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल इथेनॉल। अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल, है ना। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इथेनॉल पॉलिसी वगैरह भी है इंडिया की, है ना। हमको जो है वो 20% यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं उसमें एथेनॉल को मिक्स करना है 2030 तक, है ना, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर शुगर केन वगैरह होता है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है ना। इससे मोलासेस बनेंगे जिसको फर्मेंटेट करके फिर हम अल्कोहल वगैरह जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। और शुगर केन प्लांट जो होते हैं बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सनलाइट को जो है हम केमिकल एनर्जी में जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो है ये एडिटिव की तरह पेट्रोल वगैरह में यहाँ पर यूज किया जाता है, बायोफ्यूल की तरह, तो वो भी कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 रिगार्डिंग द एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड के बारे में बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, इसको कॉमनली जो है हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इन द वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड द ग्लेशियल एसिटिक एसिड ड्यू टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इथेनोइक एसिड होता है उसको हम कॉमनली जो है एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है ना। और आप ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो यहाँ पर ग्रुप होता है एसिड का, उससे ये बिलोंग करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो 5 to 8% यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्रोपेनियोइक एसिड का, वो यहाँ पर क्या होता है कि उसको विनेगर कहते हैं। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि 5 to 8% जो है ये किसका होगा, ये जो है ये एसिटिक एसिड का होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड जो होता है उसका 5 to 8% जो सॉल्यूशन होता है उसको विनेगर कहते हैं, प्रोपेनियोइक एसिड का यहाँ पर नहीं कहते हैं, ठीक है। और पिकल वगैरह में इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनोइक एसिड का, ठीक है, मतलब इसका जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये करीब आपको 290 केल्विन जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। 290 केल्विन जो है मतलब 17 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये हो सकता है कि विंटर वगैरह के टाइम पीरियड पर जो है ये थोड़ा सा आपको फ्रीज होता हुआ दिखाई दे, है ना। और इसी की वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो यहाँ पर कहा जाता है ना। और इसी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो यहाँ पर नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 290 केल्विन मतलब कि 17 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल रहा है। तो ठंडी वगैरह में क्या होता है कि थोड़ा जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है ना। तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और इसीलिए इसका नाम जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस के लिए जो है वो यहाँ पर कौन कौन से जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम हार्ड वाटर होता है तो जैसे हम साबुन वगैरह से नहाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे फोम वगैरह होता है
वो आपको फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, जिसके वजह से वहां पर स्कम जो है वो आपको देखने को मिलता है। और इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि वाटर जो है वो हार्ड है, और वाटर हार्ड किसकी वजह से होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे अब साबुन जो सोप होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन डिटर्जेंट वगैरह जो होता है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें अगर हम यूज करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट जो होते हैं ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर में जो है ये आपको यहाँ पर इफेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको जो है क्लिनसिंग एजेंट वगैरह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अमोनियम या फिर सल्फोनेट जो सॉल्ट होते हैं उनकी कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि स्कम वगैरह जो है वो फॉर्म नहीं होता है। तो डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं, और हार्डनेस जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Regarding the soap, consider the following statements. The molecules of soap are sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. ठीक है। The micelles of soap forms an emulsion in water. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर करेक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहली तो बात यह है कि भाई सोप की डेफिनेशन बताइए। तो सोप की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो यहाँ पर चेन होती है सोडियम और पोटेशियम की, उससे यहाँ पर ये सोप आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। अब उसके बाद जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर आपको फॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम मिसेलेस यहाँ पर कहते हैं। और इसमें आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मतलब ये वाटर वगैरह में जो है एक इमल्शन यहाँ पर फॉर्म करते हुए दिखाई देगा। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी डर्ट वगैरह होती है वाटर में उसको डिसॉल्व करने में यहाँ पर मदद करता है, कपड़े धोने वगैरह में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही है। तो मिसेल्स ऑफ सोप फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मिसेल्स जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना है ना उसको हम मिसेल्स कहते हैं। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये इमल्शन यहाँ पर बनाएगा वाटर में, और जिससे यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपके डिसॉल्विंग द डर्ट वगैरह जो वाटर में होती है उसको डिसॉल्व करने में यहाँ पर ये मदद करता है, ठीक है। तो जिससे नहाना और जो कपड़े वगैरह धोना होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी ये याद रखिएगा सोप जो होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पर चेन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, है ना। तो कैटलिस्ट से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। इस बार का जो नोबेल प्राइज भी केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा उसमें भी कैटलिस्ट के ऊपर ही उनको इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। चलिए अगली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ईस्टर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन एल्कोहल। जब एसिड को हम एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर आपको यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ईस्टर जो है आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ईस्टर एक ग्रुप है और इसमें एसिड की रिएक्शन जो है वो एल्कोहल से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पहला दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। और ईस्टर जो होते हैं आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहली बात तो एक ये ध्यान रख लेना कि इनकी जो सुगंध होती है वो काफी अच्छी होती है, मतलब कि ये स्वीट स्मेलिंग जो एजेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से हम इसको ना फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब जहीं पर अगर हमको कहीं फ्लेवर वगैरह यहाँ पर मिलाना है तो उसमें हम ईस्टर वगैरह का जो है वो यहाँ पर यूज करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ईस्टर जो है वो रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस के रूप में, और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वापस यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ईस्टर जो है, ठीक है, ईस्टर की रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ, ठीक है, या फिर जो आपका बेस होता है उसके साथ अगर आप इसको रिएक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, एसिड और बेस के साथ अगर हम इसको यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा इसमें एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक यहाँ पर एसिड होता है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो आपको यहाँ पर बाहर मिलेगा। और ये जो रिएक्शन होती है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है हम सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन यहाँ पर कहते हैं। सैपोनिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यही रिएक्शन जो होती है वो आपकी सोप बनाने में भी यहाँ पर यूज होती है, ठीक है।
तो सैपोनिफिकेशन में ईस्टर जो है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोवाइड करता है। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन उस रिएक्शन में खुद जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अफेक्टेड रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि करेक्टली मैच, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये पूरे 27 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ यहाँ पर साइंस के डिस्कस किए हैं, है ना। और इसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर कवर कराई हैं। कल का सेशन भी अगर आप देखेंगे और आज के सेशन में भी, तो कुछ केमिस्ट्री की चीजें जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारा बाकी डेली न्यूज एनालिसिस का एक कोर्स है। ठीक है, 249 रुपीज पर मंथ आप इसमें एनरोल कर सकते हैं डिफेंस मास्टर पर। इसमें डेली बेसिस पे न्यूज में आपको पढ़ाता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सितंबर तक के, नॉट मार्च, सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर अवेलेबल हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो 9993048282 नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। डिफेंस मास्टर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप डायरेक्टली चैट के माध्यम से अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये एसएसबी का कोर्स 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 10 क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, और कल से मंडे से जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हम स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी कोई अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी मैं यूट्यूब पर सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराऊंगा, तो डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा सेशन साइंस का। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।